फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। वर्ली सी फेस मुंबई में हमारी मौजूदगी देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर अगले 2 घंटे तक आपके सामने रखने वाले हैं। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और सबसे पहली खबर मुंबई से आपको बताते हैं, जहां पर भांडुप में एक बड़ा हादसा हो गया। बेस्ट की बसेस ने 4 से 5 लोगों की जान ले ली। दरअसल बस के द्वारा रिवर्स लिया जा रहा था, तभी ये सभी लोग कुचल दिए गए। तो आपको बता दें कि बस जिस वक्त रिवर्स लेती है तो पीछे जो लोग खड़े होते हैं उनके ऊपर बस चढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं। फिर घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इमरजेंसी रिस्पांस टीमें हो या फिर बेस्ट स्टाफ को, सभी को मौके पर भेजा गया था ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं। इसी बीच इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। अब आप सोचिए कि बेस्ट की बसेस के द्वारा एक बार फिर से यहाँ पर लोगों को कुचल दिया गया। इससे पहले पिछले साल भी एक ऐसी खबर सामने आई थी और एक बार फिर से बेस्ट की बसेस के ऊपर सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि रात के करीब 10 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, मेड इन इंडिया की सफलता को लेकर अब बात कर लेते हैं और एक अच्छी खबर, पिनाका रॉकेट का सफल लॉन्च हो गया है। और इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ साथ में बधाई दी है। आपको बता दें कि 120 किलोमीटर की जो रेंज है वो इस मिसाइल की है। तो आपको बता दें, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली टेस्टिंग सफल हो गई है। साथ ही पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की रेंज 120 किलोमीटर की है। टेस्ट फ्लाइट के दौरान रॉकेट ने सभी मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस दौरान रेंज में तैनात सभी ट्रैकिंग सिस्टम्स ने उड़ान के पूरे रूट के दौरान रॉकेट की निगरानी की। 3, 2, 1, now, 1. Now, 1. और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूपी में 27 में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की खबर मिली है। वहीं कांग्रेस ने अब बीएसपी को गठबंधन के लिए ऑफर किया है। तो ऐसे में भारतीय बीएसपी की तरफ जाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जो यूपी में 2 लड़के कहे जाते रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनकी राहें अब जुदा हो गई है। यानी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनावों में खूब सुर्खियां बटोरते हुए अखिलेश यादव, साथ साथ में राहुल गांधी नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस गठबंधन का टूटना कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। ऐसे में मायावती की एंट्री विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से जोरों शोरों से होती हुई नजर आ सकती है। अगर कांग्रेस के साथ में मायावती ने गठबंधन कर लिया, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ कर लिया, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुला ऑफर दे दिया गया है बीएसपी को और ऐसे में अब निगाहें बीएसपी के ऊपर बनी हुई हैं। 2026 के स्थानीय चुनाव में कांग्रेस अपने बलबूते पर जो संगठन सृजन का कार्य हमने किया है, उस आत्मविश्वास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान करते हुए इस चुनाव में हम अकेले स्थानीय निकाय चुनाव में जाएंगे, चाहे वो नगर पालिका का हो, महानगर पालिका का हो, जिला परिषद का हो। आदरणीय बहन जी को, आदरणीय मायावती जी को इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन सब चीज को चलते हुए उस समय भी उनसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि उनका सहयोग मिलेगा। वो जब भी आना चाहें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अब बारिश की जो चेतावनी है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड हो, वहां पर ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है और इसी की वजह से जो निचले इलाके वहां पर तेज हवाओं के साथ में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि आज शाम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
कड़ाके की ठंड के बीच ये अलर्ट आया है। दिल्ली में आज शाम से बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर के लिए आज की सुबह घने कोहरे के साथ में थोड़ी निजात जरूर मिली है, जो कि राहत की बात है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा जबरदस्त अभी भी बनी हुई है। तो आपको बता दें कि 31 दिसंबर से हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के बाद ठंड भी बढ़ेगी। आप देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोहरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बारिश होगी तो प्रदूषण की मार से भी राहत मिल सकती है। और दिक्कत की बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 31 दिसंबर से हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के बाद में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि न्यू ईयर की शुरुआत बारिश और ठंडक के साथ में होने वाली है। मैदानी इलाकों में जहाँ पर बारिश का अनुमान है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलने वाला है, यानी कि बर्फबारी होने वाली है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो आज और कल बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी की संभावना है। और इस बीच न्यू ईयर ईव यानी कि 31 दिसंबर को मनाली में भारी बर्फबारी हो सकती है। तो शिमला में नए साल पर यानी कि 1 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए। उत्तराखंड में आज और कल बारिश की और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में बात कर लेते हैं बीएमसी चुनाव की, जिसकी जबरदस्त तरीके से तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में महायुति का जो फॉर्मूला है वो तय होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 137, शिवसेना शिंदे को 90 सीटें मिली हैं। तो आपको बता दें कि दोनों दल जो हैं अब उनके बीच में सीट फॉर्मूला तय हो गया है। वहीं दोनों दल अपनी कोटे से सहयोगियों को सीट देने वाले हैं, यानी कि जो भी उनके साथ में दूसरे दल हैं उनको सीटें दी जाएंगी। इसी कोटे से बीजेपी शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार आज नामांकन करने वाले हैं। और देखिए ठाकरे ब्रदर्स के साथ में आने के साथ साथ में इस बार के चुनावों की जो सरगर्मी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। और लोगों के बीच में क्या कुछ ठाकरे ब्रदर्स के साथ में आने का असर पड़ता है, सीट फॉर्मूले का असर पड़ता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो यानी इस बार चुनौती बड़ी है और इसी को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं महायुति। और इसी को लेकर आपको बता दें कि 227 सीटें हैं बीएमसी चुनाव में कुल, और अब ये सीट फॉर्मूला तय हो गया है। आपको बता दें चुनाव 15 जनवरी को होगा और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। बीएमसी चुनावों में 227 सीटें हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच में सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन फिलहाल सीटों का बंटवारा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 5 साल में असम से घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। और एक बड़ा एक्शन प्लान भी पूरी तरीके से रक्षा मंत्रालय के द्वारा बना लिया गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी जो हेडिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल में असम में घुसपैठियों को बाहर करने का बड़ा लक्ष्य दिया गया है। तो देखिए गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि मुक्त कराई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कैसे असम में घुसपैठियों को बसाया है, तो वहीं उनकी सरकार किस तरीके से घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने IMDT एक्ट लाकर असम में घुसपैठियों के बसने का रास्ता खोल दिया था। आपको सुनवाते हैं। 83 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि रूस से सामने आई है, जहां पर पुतिन के आधिकारिक निवास के ऊपर 91 ड्रोन्स के साथ में अटैक किया गया है। तो ऐसे में ये आरोपों को खारिज करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कीव के ऊपर जो धमाके किए जा रहे हैं उनको जायज ठहराने के लिए इस बात को फैलाया जा रहा है, पूरी तरीके से झूठ है। यानी कि यूक्रेन और रूस का, क्योंकि युद्ध 3 साल के साल से ज्यादा समय से लगातार चल रहा है, ऐसे में रूस
का जो शक है वो यूक्रेन के ऊपर है, लेकिन यूक्रेन ने इस बात को डिनाई किया। जहाँ पर भाखरोटा इलाके में अचानक से एक कंपनी में, जेसीबी की कंपनी में आग लग जाती है, जिसके बाद में कई सारे तेल के जो पदार्थ थे वो वहां पर रखे हुए थे। इसी कारणवश विस्फोट भी सुनाई दिए। तो ऐसे में एहतियातन के तौर पर जैसे ही आग लगती है पूरे एरिया को खाली करा लिया जाता है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है आप देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर के पास भांकरोटा में एक बार फिर भीषण आग लग गई। अजमेर रोड स्थित जेसीबी के राजेश मोटर्स वर्कशॉप में ये आग लगी। इस वर्कशॉप में केमिकल के कई ड्रम रखे थे जिनमें हजारों लीटर केमिकल भरा था। केमिकल में आग लगने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें 3 किलोमीटर दूर तक नजर आईं। आग की लपटें देखकर लोग सहम गए। जयपुर के भाखरोटा इलाके के जेसीबी फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसमें आप देखेंगे कि दर्जनों जो जेसीबी के वाहन हैं वो जल चुके हैं और इस भीषण आग को बुझाने के लिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है। क्यों, हालांकि अभी तक जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दर्जनों जो जेसीबी के वाहन हैं वो जल चुके हैं। देर शाम जब वर्कशॉप में आग लगी तब उस वर्कशॉप में करीब 80 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर कर्मचारियों अधिकारियों ने भागकर जान बचाई। हालांकि गनीमत रही कि इस आग की चपेट में कोई कर्मचारी नहीं आया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में लाखों रुपए के केमिकल के अलावा 20 से ज्यादा जेसीबी भी जलकर राख हो गईं। ये हादसा वहीं पर हुआ जहां 1 साल पहले यानी दिसंबर 2024 में एलपीजी टैंकर का अग्निकांड हुआ था, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। करेंगे पटना का, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। तो आपको बता दें कि 500 किलो नकली पनीर जब जब्त किया गया तो यहाँ पर जो पनीर बना रहे थे उनमें से कुछ फरार हो गए, तो जो पकड़े गए हैं वो हाथ जोड़ते हुए पुलिस के सामने नजर आ रहे हैं। तो आपकी सेहत के साथ में खिलवाड़ से जुड़ी हुई ये खबर, क्योंकि अलग अलग जगहों से ये जो नकली पनीर पकड़ा जा रहा है ये चिंताजनक है। पटना रेलवे स्टेशन के पास नकली पनीर की फैक्ट्री थी बकायदा। तो आपको बता दें कि नए साल में नकली पनीर सप्लाई करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इनकी तरफ से 500 किलो नकली पनीर बना भी लिया गया था ताकि इसे अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जब छापेमारी होती है तो ये नकली पनीर जब्त कर लिया जाता है। 500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। ऑन द स्पॉट टेस्ट में पनीर के सभी सैंपल्स नकली पाए गए, फेल हो गए। टीम की छापेमारी को देखते हुए नकली पनीर बेचने वाला फरार हो गया। कुछ पनीर बेचने वाले टीम के सामने हाथ जोड़ते हुए भी इस खेप के पकड़े जाने के बाद में सामने आए, जो कि आप देख सकते हैं। पटना में नए साल को लेकर जो है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से छापेमारी की जा रही है। नकली पनीर होने का अंदेशा जो है इसके आधार पर यह छापेमारी की गई। फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ये छापेमारी, और देखिए एक जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जिस तरह से पनीर का जो बनाने की प्रक्रिया की जा रही है उन तमाम चीजों को लेकर देखिए एक बड़ा स्टोरेज पॉइंट है, वहां पर ये छापेमारी की गई। पटना जंक्शन के पास ये जो है जो दुकान संचालित हो रही थी, यहाँ से पनीर जो है वो बनाया जाता था, इसे भेजा जाता था और होटलों में जो है इसकी जो है खपत की जाने वाली थी। इन तमाम चीजों को लेकर जो है हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर पटना अजय कुमार जी। अजय जी, जो रेड कर रहे हैं क्या कुछ है, क्या इनपुट्स मिली थी? कल इनपुट्स हमको विभागीय भी मिला था और पब्लिक से भी मिला था कि यहाँ पर नए साल में कुछ पनीर खपाने के चक्कर में जो घटिया है, स्तरीय नहीं है, तो हम लोग आए अचानक वहाँ पर छापेमारी किए। पहले तो जिस होटल का वीडियो वायरल था वहाँ पर हम लोग आए, तो इसका था जनता डेयरी का था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पनीर बन रहा था। ये बनाने का भी जगह है। यहाँ ये देखिए वहाँ पर बन रहा है, वो बन रहा है, वो देख रहे हैं। ये बनाने का एक जगह है, ये वाला थोड़ा सा इधर आए। ये मतलब ये प्रोसेस, इसमें से दूध का ये मक्खन निकाला जाता है और उसके बाद फिर उसे बनाए। तो क्या ये जेन्युइन है? ये लग रहा है देखने से? क्या अभी हमको तो छूने से लग रहा है कुछ संदेहास्पद है, इसलिए उसका नमूना ले रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जब श्रुतिका देश भर में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं, बड़े स्तर पर लोग जो हिल स्टेशन है उनका रुख भी ऐसे में करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान के माउंट आबू से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और इस बीच सैलानियों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं।
नए साल की जश्न की तैयारियां चारों तरफ जमकर चल रही हैं और लोग छुट्टियों का मजा लेने के लिए हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। माउंट आबू के बाजार में सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पर्यटकों को लुभाने के लिए माउंट आबू के बाजार को अच्छे तरीके से सजाया गया है। साथ ही लोगों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव का इंतजाम भी किया गया है। घूमने आए पर्यटक तरह तरह के चाट पकवानों का मजा ले रहे हैं और देश भर के सैलानियों को माउंट आबू की साफ हवा खूब भा रही है। माउंट आबू में एंटर किया तो मैंने AQI चेक किया तो यहाँ का AQI था 50। तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली में AQI 300-400 के पार चला जाता है। दिल्ली NCR से आए हैं। दिल्ली NCR में जैसे कि हम सब जानते हैं AQI काफ़ी हाई है। वहाँ पे हवा लेने में हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं वेकेशंस पे, क्रिसमस का टाइम है एंड वी आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे से हवा ली जा रही है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है हमें। राजकोट से और वहाँ के मुताबिक यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और ACT है ना, तो हमारे मुताबिक थोड़ा क्लीन है और अच्छा है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। खासकर माउंट आबू में टूरिस्ट गर्म दूध और जलेबी का मजा लेते नजर आए। माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री तक पहुंच चुका है। देहरादून में हुई एंजल चकमा की मौत के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है और इसमें कहा गया है कि राज्यों के अंदर नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 9 दिसंबर की वो तारीख जब एंजल चकमा को बहुत पीटा गया था और उसके बाद में उनको लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ा। 17 दिन तक इलाज चलने के बाद में 26 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद में फिलहाल मौजूदा वक्त में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, आप हमारी रिपोर्ट में डिटेल्स देखिए। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है। याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट से हत्या में जल्द से जल्द न्याय के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों के खिलाफ होने वाली नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने की अपील की है। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जस्टिस फॉर एंजल की मांग उठ रही है। आरोप लग रहे हैं कि एंजल को उसके चेहरे की बनावट की वजह से निशाना बनाया गया। हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने इस मामले में नॉर्थ ईस्ट के लोगों से भी बात की। नॉर्थ ईस्ट से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका नाम? मनोज सुब्बा। मनोज जी, ये बताएं कि जो अभी देहरादून में हुआ या जो अमूमन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बोला जाता है, कहा जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? या कितना आपके ऊपर वो असर करता है? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत हद से ज़्यादा करता है। क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी है, जो भी हम लोग यहाँ पे आते हैं कमाने खाने अपना जॉब के लिए, तो हमें मैम सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। इतना लगता है, मेरा अपना अनुभव, मुझे भी 40 साल हो गए रहते हुए। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि इस घटना का मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल भाग गया है। देहरादून पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम नेपाल भेजी है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इस बीच सोमवार को उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की और भरोसा दिया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ CM धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की नस्लीय हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा भी लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। और अब खबर आपको जयपुर से बताएंगे, जहां पर पार्क के लिए जो सरकारी जमीन आवंटित की गई थी, वहां पर एक महिला के शव को दफना दिया गया। और इस खबर के सामने आने के बाद में हिंदू संगठन काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इतने ज्यादा उग्र हो गए कि यहाँ पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा और उसके बाद स्थिति को नियंत्रण करना पड़ा। आप देखिए रिपोर्ट। रविवार को जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में उस वक्त बवाल हो गया जब विशेष समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीन पर एक महिला का शव दफना दिया। जैसे ही खबर फैली, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ग्रामीणों ने कई घंटों तक उग्र प्रदर्शन किया। मामला बढ़ने पर कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा। दरअसल ये मामला गांधी एनक्लेव आवासीय योजना के पार्क का है, जो सालों से अधूरा पड़ा है और वहां की जमीन उबड़ खाबड़ हो चुकी है। सालों से शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने
आज तक यहां पार्क डेवलप करने की कोशिश नहीं की और अब स्थानीय लोगों का कहना है कि समुदाय विशेष के लोगों ने सरकारी जमीन के पार्क पर कब्जा करने के मकसद से महिला का शव शमशान घाट के बगल में दफना दिया। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो जमीन है सरकारी है और यहाँ पर पार्क विकसित किया जाना है, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने महिला का शव दफना दिया है, जिसके बाद से यहाँ पर तनातनी का माहौल आप देखेंगे। प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने मौके पर जय श्री राम बालाजी पार्क का बोर्ड भी लगा दिया है और प्रशासन से शव को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने शव निकालने के लिए जिला प्रशासन से बात कर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया। वहीं निगम ने भी खाली सरकारी जमीन पर जल्द ही बाउंड्री वॉल कराने की बात कही है। फिलहाल हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक महिला के शव को हटाया नहीं जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर बर्फबारी के बाद से जो माहौल है पूरी तरीके से बदल गया है। खास करके सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम की अगर बात की जाए तो वहां पर पर्यटकों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। ऐसे में सैलानियों के लिए खासा इंतजामात, कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं सरकार के द्वारा। आप देखिए डिटेल्स। कश्मीर के पारंपरिक कहवा के साथ पहलगाम की वादियों का मजा लीजिए। जी हां, लंबे इंतजार के बाद पहलगाम की वादियों में एक बार फिर पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पहलगाम के स्थानीय लोग पर्यटकों को मुफ्त कहवा सर्व कर रहे हैं। पहलगाम की वादियों की खूबसूरती को निहारने के लिए सैलानी घोड़े का सहारा ले रहे हैं। इससे पहलगाम के स्थानीय घोड़े वालों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है। 5 लोग हैं। 5 लोग? हाँ। यहाँ पे क्या करने आए हैं आप? यहाँ घूमने आया, एंजॉय करने आया। एंजॉय करने आए हैं? हाँ। नया साल? बिल्कुल जी। कितना आनंद आ रहा है? आनंद बहुत आनंद आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने नववर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर नेहरू पार्क में जश्न ए वंदा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शिकारा की सवारी, तैरती हुई प्रदर्शनियां और पारंपरिक संगीत ने लोगों का दिल जीत लिया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों को कश्मीरी संस्कृति की एक वास्तविक झलक दिखाई। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए। वहीं बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और गुलमर्ग में गोंडोला राइड के लिए पर्यटकों की लंबी कतार देखी गई। ये तस्वीरें इस बात को जाहिर कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन एक बार फिर तेजी से लौट रहा है। और अब दिन रजवी नए साल के जश्न की खिलाफत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सूफी कशिश वारसी ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान को गलत ठहराया है। इस्लाम ये कहता है कि हमें दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए, एक अच्छा अमल करना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि शरीयत के अंदर इस्लामी नया साल मनाना नहीं आया, तो कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत दिखा दें या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल दिखा दें, हदीस। अफसोस होता है ऐसे बयान के ऊपर। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने बयान में मुस्लिम युवाओं से नए साल का जश्न न मनाने की अपील की थी। उन्होंने इस्लाम का हवाला देते हुए कहा था कि अगर मुस्लिम युवाओं ने नए साल का जश्न मनाया तो उलेमाए इकराम उन्हें सख्ती से रोकेगा। मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतन जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है, और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। मौलाना रजवी के मुताबिक शरीयत ने साफ तौर पर फिजूल खर्ची को नाजायज करार दिया है, लेकिन अब मौलाना के इस बयान पर बवाल छिड़ गया है। भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सूफी कशिश वारसी ने मौलाना रजवी को चुनौती दी है कि अगर शरीयत में नए साल का जश्न नाजायज है तो हदीस दिखाएं।
बात उत्तराखंड की नैनीताल की हो या फिर हिमाचल के शिमला की हो, हर जगह पर जो तस्वीरें हैं वो एक सी नजर आ रही हैं, क्योंकि सैलानी बड़ी संख्या में रुक कर रहे हैं न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए। और ऐसे में पर्यटकों की बढ़ती संख्या की वजह से प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद हो गया है और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, तो साथ ही साथ ट्रैफिक के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये निहायत ही खूबसूरत मंजर उत्तराखंड के नैनीताल का है। नव वर्ष से पहले नैनीताल की सड़कों को शानदार तरीके से सजाया गया है। नैनीताल के मॉल रोड की सजावट देखते ही बन रही है। ये तस्वीरें नैनीताल के मशहूर नैनी झील की हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते नजर आए। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और ट्रैफिक कंट्रोल करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन मनाली में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए मनाली का रुख कर रहे हैं। मनाली के मॉल रोड पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी नववर्ष से पहले होटलों की बुकिंग 100% तक पहुंच गई है और सैलानियों की आने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और शिमला की तरफ आने वाली सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नव वर्ष पर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए यहाँ पर जो विशेष पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है। और आपको दिखा देते हो यहाँ पर जितनी भी ये जो है शोगी बैरियर है, जो कि शिमला का शोगी बैरियर, आप देख सकते हैं किस तरह जो है पुलिस यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जा रही है उन्हें चेक किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां शिमला की ओर जा रही है उन्हें चेक किया जा रहा है। और सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि भारी संख्या में टूरिस्ट जो हिमाचल आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी हुड़दंगबाज ना हो तो उन पर पैनी नजर है। रीलबाजी और स्टंटबाजी एक तरीके से बीमारी बन चुके हैं। रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं और कितनी भी सावधानी बरतने के लिए उनसे गुहार की जाए पर वो मानते हुए नजर नहीं आते हैं। हम एक ऐसा ही वीडियो राजधानी दिल्ली से आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर कुछ लोगों ने रील बनाने के चक्कर में किसी गाड़ी में बैठकर स्टंटबाजी की है। सब कुछ कैमरा में कैप्चर हुआ। आगे क्या हुआ आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। प्रशासन की तमाम सख्ती करते उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से खुला ऑफर अब बीएसपी को दे दिया गया। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन की अब जो अटकलें हैं कांग्रेस की वो तेज हो गई है। कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है कि जब भी मायावती चाहे उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। तो ऐसे में खुला ऑफर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से बीएसपी को कि मायावती जब भी चाहेंगी वो कांग्रेस पार्टी में आ सकती हैं। आपको बता दें कि 2026 में चुनाव होने हैं पंचायत के, उसको लेकर भी ये ऑफर दिया गया है। 2027 से पहले के चुनावों को लेकर जो सरगर्मी है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस ने यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने ये ऑफर बीएसपी को दिया है 27 के चुनावों से ठीक पहले। 2026 के स्थानीय चुनाव में कांग्रेस अपने बलबूते पर जो संगठन सृजन का कार्य हमने किया है, उस आत्मविश्वास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान करते हुए इस चुनाव में हम अकेले स्थानीय निकाय चुनाव में जाएंगे, चाहे वो नगरपालिका का हो, महानगर पालिका का हो, जिला परिषद का हो। आदरणीय बहन जी को, आदरणीय मायावती जी को इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन सब चीज को चलते हुए उस समय भी उनसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि उनका सहयोग मिलेगा। वो जब भी आना चाहें उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अब खबर उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं। द फेमस कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर, जिनको कॉमन मैन जो उनकी कार्टून निकले थे, उनको आज तक याद किया जाता है और हम सब ने बचपन में उन कार्टून्स को देखा है, पढ़ा है, सुना है और ऐसे में सामाजिक संदेश भी वो देते थे। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर आपको इस बीच उत्तर प्रदेश से बता। और नए साल के मौके पर मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। बात काशी विश्वनाथ की करें तो स्पर्श दर्शन पर रोक भी लगा दी गई है। तो वाराणसी हो या फिर मथुरा वृंदावन हो या फिर अयोध्या हो, हर जगह पर भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा है। नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ में करने के लिए यहाँ पर आस्था का सैलाब देखा जा रहा है और इसीलिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो सके। और हालांकि मथुरा से तो ये बात भी कही गई है कि ज्यादा भक्त यहाँ ना आए या कुछ दिन रुक कर आए तभी दर्शन करें, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहने वाली है। और मथुरा में क्योंकि तंग गलियां हैं, ऐसे में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है सिक्योरिटी के लिए भी। सभी चीजों को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अभी भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, खास कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने
के लिए भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है, सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, पुलिस की तैनाती भी हर जगह कर दी गई है। कोई भी चूक ना हो इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई गई है। कैमरास के जरिए, मुस्तैदी के जरिए जवानों की निगरानी की जा रही है। खबरों में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां पर सरकारी जमीन पर कैसे अतिक्रमण किया गया था और उसको कब्जा मुक्त कराया गया है, उसकी तस्वीर सामने आई है। आपको दिखाते हैं कैसे प्रशासन ने करीबन 2 बीघा जमीन के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त करवा लिया है। जेसीबी से जमींदोज होते अतिक्रमण की ये तस्वीरें सीतापुर की हैं। नजूल की करीब 2 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए बुलडोजर चलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। नजूल की करीब 2 बीघा जमीन पर हफ्सा मैरिज लॉन के नाम पर कब्जा किया गया था। आरोप है कि सरकारी जमीन पर 2 मंजिला मकान और गेस्ट हाउस बनाकर लंबे वक्त से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। ये खैराबाद में यहाँ पर हफ्सा गेस्ट हाउस नजूल की ज़मीन पर बना हुआ है। बहुत पुराना गेस्ट हाउस है और इनके द्वारा नया निर्माण भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी। उसके बाद भी इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। आज उसी को गिराने का कार्य नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। नोटिस देने के बाद हाँ, उसके बाद भी आप देख सकते हैं नया निर्माण, अस्थायी निर्माण था। बताया जा रहा है कि खाली कराई गई नजूल की जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। बुलडोजर एक्शन के दौरान उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए हमारे साथ मुंबई से इतना ही। अब